इतना देर तक आप सुनते रहें। और वो किताब है ये वाला किताब है जो तेलुगु में मैंने अनुवाद किया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि साहित्य के बारे में आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं सिर्फ जो दिमाग में आया वो लिखने का है, पढ़ने का समय कम है। आप लोग जानते हैं पुलिसिंग में पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। कारण यह है, अभी सर ने बताया था, जो है इसमें डिसिप्लिन वाला जो बात आती है, डिसिप्लिन का आदमी जो है लिखने में बाधाएं रहती है। जो भी है, मतलब जो इस अनुवाद के पीछे क्या रहा, क्या गुजरा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कभी कोई अनुवाद कभी करेंगे, आपका भी ये बात आपके दिमाग में रहेगा। असल में केदारनाथ सिंह कौन है मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा मेरा गहराई इसमें नहीं थी। और एक दिन मैं विजयवाड़ा में पुस्तक मेला में मैं घूम रहा था। एक पत्रकार ने मुझे जो है प्रतिनिधि कविताओं का 3 किताबें मुझे दिया, 3 हिंदी कवियों का, और तीनों किताब मैंने ले लिया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ लीजिए, पढ़ने पर जो है आपको साहित्य के या कवित्व जो है वो कविता कैसे लिखी जाए इस पर आपका एक अंदाजा लगेगा। तो तीनों कविताओं की किताब मेरा ऑफिस में ले गया। मैं उस समय डीजी फाइल सर्विस थे, वहाँ ऑफिस टेबल पर रखे थे। कई दिन तक मैं 2-3 पन्ने पढ़ते रहा, इधर उधर तीनों किताब इधर उधर पढ़ते रहा। कहीं ना कहीं जो है केदारनाथ सिंह का जो प्रतिनिधि कविताओं का किताब है वो मुझे टच कर गया। मुझे लगा इसमें कुछ है मामला, इसको देखना चाहिए मुझे। फिर पढ़ते रहा, जैसे जाना कविता है, जाना कविता को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कि क्या कहना चाहते हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डायरेक्ट मीनिंग तो समझ में आ रहा है, जैसा सर ने बताया था, ट्रांसलेशन तो समझ में आ गया। मुझे तो ट्रांसलेशन नहीं करना था, मुझे तो ट्रांसक्रिएशन करना था, इसलिए मुझे उसका भाव समझना जरूरी था। तो मैं उसके लिए मैं देख रहा था कैसे इसको किया जाए, क्या है वो क्या कहना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए उस पर, उस जाना कविता पर क्या क्या व्याख्यान आई है, वो सबके लिए मैं खोजा। कुछ मिला, कुछ जानकारी किया, कुछ हिंदी का साहित्यकारों से बात किया। मैंने अपना व्याख्यान उस पर जो है 2 पन्ने लिखा। मैं खुद अपना इसका व्याख्यान तेलुगु में इसका व्याख्यान लिख के तब इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया। अब इन कविताओं का, केदारनाथ सिंह का कविताओं को एक पढ़ते रहे, एक ऐसा आनंद आते रहे। फिर मैं जब यूपी वापस आ गया, यहाँ का बांदा में कई प्रोफेसर लोगों से मिला, और उन प्रोफेसरों से फिर मैंने एक कविताओं के बारे में चर्चा किया। फिर इसके बाद वाणी प्रकाशन में मैं एक दिन गया, उनको वाणी प्रकाशन वालों को कहा केदारनाथ सिंह के ऊपर जो भी किताब है उनके द्वारा लिखी हुई हो, उनके ऊपर लिखी गई हो, जो किताब आपके पास उपलब्ध हो सब मुझे दे दीजिए। मुझे केदारनाथ सिंह की एक लाइब्रेरी तैयार करना है। पूरा मैंने जितना उनके पास किताब थे सारे किताब मैंने सब खरीदा, सब मेरा अनुमान को भर दिया। मैंने कहा, मैं कह रहा था वो एक किताब मैं देखा, फिर लिखते रहा, फिर उसका नोट्स लिखते रहे। मैं अपना नोट्स जो है लगभग 300-400 पेज के एक व्याख्यानों का नोट्स मैंने अपना तैयार करते रहा। फिर अनुवाद के बारे में तब तक सोचा नहीं, मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा था। जैसा अनार का फल होता है ऐसा केदारनाथ सिंह का कविता होता है। अनार का फल जब तोड़ते जाओगे, अब अंदर जो है आपका लाल लाल वाले, गुलाब वाले छोटे छोटे बीज मिलेगा। वो बीज जब खाते रहेंगे आपका रस अंदर जाते रहेगी। जैसा केदारनाथ सिंह का कविता उसी प्रकार के जो है अनार की फल जैसा, तो वो मुझे बहुत छू गया। वो रस मैं पीने लगा, रस मुझे आनंद देने लगे। तब मुझे लगा ये रस सबको बांटा जाए, तो फिर इसके लिए अनुवाद की जरूरत है। तो अनुवाद का काम मैं शुरू किया। तब तक मेरा ट्रांसफर वहां से वाराणसी आ गया। ईश्वर भी मदद करता है। जिस काम को मैं अभी, आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहता हूँ द एंटायर यूनिवर्स विल ट्रांसपायर व्हेन यू आर कमिटेड टू ए कॉज। मतलब आप किसी कारण के लिए आप कमिटेड रहेंगे, ये पूरा होल यूनिवर्स विल ट्रांसपायर इन योर फेवर। आपको आपका जो है पूरा यूनिवर्स फेवर करेगा।
तो इसी प्रकार जो है मैं केदारनाथ सिंह के प्रति इतना लगाव हो गई, तो उस वजह से जो है मेरा ट्रांसफर बनारस हो गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था ये मेरा पोस्टिंग बनारस में होगी या यहाँ हो जाएगी। मैं तो बांदा में सेटल हो गया। मैं सोचा था फिर इलेक्शन मुझे वही करना है, मगर इलेक्शन से पहले अचानक मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया। आते ही मैंने उनके ऊपर जो चौपाल किताब आप लोग देखे होंगे, साथी किताब नहीं, पत्रिका नहीं सर, चौपाल जो है वो कामेश्वर सिंह साहब ने उनके ऊपर व्याख्यान का बहुत बड़ा किताब लिखा है, लगभग 450 पेज का है, बहुत मोटा सा किताब, बहुत अच्छा किताब, गजब किताब। फिर उसको मैंने पूरा पढ़ना पड़ते, फिर उसमें जिन जिन ने व्याख्यान लिखा है उसके उन सबको फोन मिलाना शुरू किया जब वह यहाँ आए, जो बनारस के अंदर जिसका है। तो उसमें एक हिंदी का यहाँ जो है BLW में है, उनसे बात हुई। फिर उन्होंने राम सुधार सिंह साहब के बारे में बताया, राम सुधार सिंह को फोन किया, तो ठीक है सबसे मिलता रहा। फिर मैंने सबसे उनसे संबंधित जितने लोग हैं इसी कड़ी में जो है सुरेंद्र प्रताप सर से मुलाकात हुई, केवल साहब से मुलाकात हुई, सबसे फिर उस कड़ी में सबसे जो लोग केदारनाथ सिंह साहब से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन में जो लोग उनसे संपर्क में रहा, उन सबसे मैंने संपर्क किया ताकि मुझे उनका व्यक्तित्व भी पता चले, वो कैसा था, वो कहाँ रहते थे, कैसा रहते थे, कैसा जीते थे, कैसा बात करते थे, ये सब मुझे जानना था। मुझे सिर्फ कविताओं का अनुभव नहीं करना, इसलिए आपने कहा था उनके केदारनाथ सिंह का चित्र जो है मेरा ऑफिस का कमरे में रखा है, क्यों रखा है, हर दिन मैं उनको देखता था और वो कहीं ना कहीं रस जैसा मेरा अंदर चले जाते थे। मुझे लगता था ये कहीं मेरा अंदर जी रहा है। मैं उनके बारे में एक हिंदी में अच्छा कविता लिखा था, वो कैसा मेरा अंदर प्रवेश करते थे, तो वो मुझे लगा ये बहुत ही अच्छी चीज है। तब उनको मैं तब तक माझी का फूल जो कविता है मैंने लिख दिया, तब तक लिख चुका था, मैं बांदा में था तभी लिखा, फिर वो मेरा अनुवाद किया। मैं आपको बता दूं ये माझी का फूल को मैंने गलत समझा, मतलब टाइटल को मैं माझी का फूल को समझा था ये मल्लाहों का जो कोई फूल है, ये मैंने समझा। उसी प्रकार उसको तेलुगु में अनुवाद किया। मुझे लगा केदारनाथ सिंह का गांव में जाना चाहिए था, उनका बचपन कैसा गुजरी है, उनका लोगों से मुझे मिलना चाहिए, वो लोग कैसा, उनके बारे में क्या सोचते थे, मुझे ये लगा। फिर मैंने राम सुधार सिंह साहब से कहा था मुझे उनका गांव जाना है छकिया, तो हम लोग यहाँ ज्वाइन करने को 15 दिन या 10 दिन हुआ, हम लोग यहाँ से रवाना हो गया छकिया में। छकिया तो पूरा गांव में दिन भर वहीं घर गए थे, उनका घर में बैठे थे, वहां का कुआं देखा, वहां बेना नाम की नदी देखा, फिर वो माझी का पुल देखा। अब मुझे लगा ये तो माझी का पुल ये है, वो पुल जो मैं समझ रहा था गलत है। तो माझी का पुल के बारे में सब मैंने इस कविताओं में भी नीचे लिखा, वो व्याख्या लिखा। माझी का पुल मतलब ये कोई गलत मत समझिएगा, ये यूपी बिहार का बॉर्डर में एक पुल है, ये रेलवे का पुल है, उस पुल को माझी का पुल कवि ने उसको समझ के लिखा है। और उस पुल के ठीक नीचे केदारनाथ सिंह का फोटो भी है, वो फोटो भी मैंने कलेक्ट किया गांव से। तब मुझे लगा ये है। फिर मेरा जो ट्रांसलेशन को मैंने बदला, तो इसके बाद जो है मुझे लगा कई चीजें ऐसा है, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेशन में जो कठिनाई है जो मुझे फेस करना पड़ा। खुरपी का एक कविता है उनका केदारनाथ सिंह। खुरपी टाइप का आइटम कोई आइटम आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलुगु दुनिया में खुरपी नहीं है। अब इस खुरपी को कैसा लिया जाए, मैं तेलुगु में कैसा ट्रांसलेट करूं जो चीज अवेलेबल ही नहीं है। जैसा कोई चीज अमेरिका में होगा वो आप हिंदी ट्रांसलेट, वहां हमारा उत्तर प्रदेश में वो चीज ना मिले, उसको कैसा ट्रांसलेट करेगा। वो चीजों का मैंने सोचा इसको कैसा किया जाए, तो फिर मैंने उसका ये पूरा भाव को समझ के मैंने चेतिपारा करके उसको ट्रांसलेट किया। फिर हमारा तेलुगु जो राइटर्स है उनको मैंने दिखाया ये मीनिंग इस कविता के हिसाब से ये टाइटल सूट कर रहा है या नहीं है। उन लोगों ने कहा ये अप्रोप्रिएट टाइटल आपने डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। जब कभी लोगों ने स्टैंप लगा दिया तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो गए, अच्छा लगा। तो इसी तरीके से जब वो जमीन पक रही है, जब वो लिखा है कि पकने वाला चीज क्या है, जमीन पक रही है, फल पक रही है, समझ में आता है।
फल पकती है, ये जमीन पक रही है, इसको पक रही है तेलुगु में पंडुतुंदी। द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो आपने कहा था, ट्रांसलेशन आप कहेंगे पंडुतुंदी, पंडुतुंदी, बट जमीन पंडुतुंदी नहीं, मीनिंग अच्छा नहीं है। तो इसको कैसा किया जाए? तो मैंने पूरा भाव को समझा। मैं आपको वर्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं इनफैक्ट केदारनाथ सिंह मेरा अंदर आ गया, ऐसे ही मुझे आभास होता है। वो मेरा अंदर से वो तेलुगु में बोल रहा है मेरे लिए, भैया तुम ये सब। तो फिर मुझे ये लगा नहीं, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, वो सोचते रहा। अचानक जो है मुझे एक दिन बाथरूम से मैं निकल के आ रहा था, अचानक कोई याद आ गया बाथरूम से, वर्चुअल में बाथरूम से आ रहा था, ये जमीन पक रही थी। 2 दिन तक मैं सोचते रहा ये पकने वाला चीज को कैसे लिखा जाए। तब मैंने लिखा उड़ुकुतुंदी, भूमि उड़ुकुतुंदी, ये एक अच्छा शब्द आ गया। और सभी लोगों ने कहा ये बहुत बढ़िया, आपने ये कहाँ से कैसे ट्रांसलेट किया, कहीं गूगल में कहीं नहीं मिलता, तुमने कैसे ट्रांसलेट किया? वो तेलुगु वाले ये समझ पाएंगे, तेलुगु दोनों लेकर चुके हैं, बुक लगा गडरिया का चेहरा। एक गडरिया का चेहरा मेरे सामने दिख रहा था। गडरिया का चेहरा कैसा, क्या क्या इसको कैसे लिखी जाए, तेलुगु में कैसे किया जाए? गडरिया का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं, जो बकरियों को चराने वाला। बकरियों को चराने वालों की एक जाति होती है आंध्र प्रदेश में, उसको बोलते हैं वल्लवारू। वल्लवारू मतलब एक जाति जो है वो उनका काम, उनका व्यवसाय, उनका प्रोफेशन ये है, ये बकरियों को चराना। मैंने शुरुआत में ये टाइटल डाला वल्लवारू मोखों करके, फिर मैंने पूरा ट्रांसलेट किया। कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि किसी कास्ट को मैं एड्रेस कर रहा था, तो वो बात अच्छा नहीं लगा मुझे। तो इस ट्रांसलेशन पर जो है 1-2 बार मैंने देखा इसको कैसे अच्छा ट्रांसलेट किया जाए, ये गडरिया का चेहरा को मैंने कैसे लिया जाए। तो मैंने एग्जैक्ट मैंने सोचा था जो बकरियों का चराने वाला का चेहरा को ही से आप में ले आके टाइटल में डाला जाए। तो बल्लवारी मुखम करके उसको मैंने ट्रांसलेट किया। तो इसी प्रकार जो है, जैसे साहब ने बताया था अनागत, अनागत कविता जो है, अनागत मतलब जो आने वाला है, जो अब तक नहीं आया है, यही तो अनागत है। या जो नहीं आएगा वो भी अनागत है, आएगा नहीं। या इस चीज को कैसे मैं तेलुगु में लिया जाए? तेलुगु में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अनागत को, हम लोग तेलुगु में जो आने वाला टाइम को भविष्यकाल बोलते हैं, जो आएगा भविष्य है, जो बीत गए तो भूत हो गए, वर्तमान हो गए, ये 3 काल होगा। ये अनागत का काल कौन सा काल है? ये ना आता है ना जाता है, ना रहता है ना रहने देता है, वो अनागत है। इस चीज को मैं कैसे इसको ले जाए? उस कविता को 2 बार 3 बार मैं तेलुगु में लिखा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर बार बार सोचा, मैंने सोचा इसका जो ट्रांसलेशन है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अनागतम, जो अनागतम जो तेलुगु में है वो तेलुगु में, हिंदी वालों को तेलुगु में ले गए, इसको अनागतम ही ठीक है, और कोई शब्द इसका नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की मैंने देखा। धूप जो है, आप देखिए आकार में धूप, ये धूप कौन सा धूप? ग्रास है। धूप जो है एक घास है, ये घास को जो है ये आकार में धूप है। ये धूप घास को कैसे लिया जाए, इसको कैसे ट्रांसलेट करूं? मैं सोचते रहा, फिर जो है मैंने दुर्भिक्षम धूप करके वो धूप को ही लिया जाए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ग्रास का नाम है। बल्कि घास को तेलुगु में बोलते हैं गड्डी। गड्डी को हम कर देंगे कोई भी ग्रास होगा, यानी काइंड ऑफ ग्रास होगा, मगर धूप एक स्पेशल वैरायटी ग्रास है, वो इंग्लिश वाला है। वो इंग्लिश को हिंदी में भी आ गया, वो हिंदी का ऑरिजिन नहीं है, वो इंग्लिश का ऑरिजिन है। तो इसलिए मैं इंग्लिश का ऑरिजिन को मैं याद चीज में लेकर वो आकार को जो है मैं दुर्भिक्षम में करके वो ऐसे ले लिया। ऐसा कहीं है, कहीं मेरा परेशानियां आपके सामने रखूंगा, फिर आपको ये कहीं ज्यादा होगा। जैसे जलकुंभी है, जलकुंभी का इसका कोई तेलुगु में कोई शब्द नहीं है। और मैं आपको बता दूं, केदारनाथ सिंह एक अद्भुत कवि है। आप लोगों ने सबने काफी डिटेल में बताया, मगर मेरे लिए वो अद्भुत है।
अद्भुत इसलिए है, उनका रचना शिल्प देखेंगे, बिंब में ऑफकोर्स बिंब में एक चक्रवर्ती है, वो बिंब विधान में जो है वो कैसे बिंब क्रिएट करता है, और एक बिंब आपके सामने रखेंगे, आप समझेंगे यही बिंब सही है, नहीं है, उसके अंदर वाला जो मतलब है, वो मीनिंग है, वो कुछ और निकल के आएगा। और जब मतलब आप समझ गया, आपका नारियल के पानी जैसा आपको इतना स्वादिष्ट लगेगा, आप नारियल का पानी ले लिया, मैं नारियल तोड़ दिया, फिर पानी पी लिया, अब लगे आपको कभी जीवन भर आप भूलेंगे नहीं। उनको कहते हैं इस तरीके से मधुर है, बहुत मधुर है, और इतना सरल है, जैसे नारियल का पानी जैसा सरल, बहुत सरल है। और सभी बीमारियों के लिए वो होम्योपैथी का दवा है। जैसे होम्योपैथी का हर चीज के लिए वो सफेद गोली देता है, छोटे छोटे, वो हर बार कहता है 2 गोली लीजिए, तो सुबह 2, दोपहर 2, 2 घंटे में 2 लेते रहिए, चाहे आप कोई भी बीमारी बताओगे वो सफेद गोली 2 मिलेगा। ऐसा ही केदारनाथ सिंह का कविता है, कोई भी बीमारी होगा उन सारी सामाजिक बुराइयों के लिए केदारनाथ सिंह की कविता होम्योपैथी की गोली जैसा है। तो ये अच्छा कविताओं का ये संकलन है तेलुगु में, और इनका का तो मेरा यात्रा जो है बहुत लंबी यात्रा है। मैंने सोचा इसका कविताओं का मैं तेलुगु का ये तो कवि का जो है मेरा जानने वाला है, साहित्य अकादमी अवार्डी है प्रोफेसर एम गोपी, उनका कविताओं का इनका कविताओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया, और मैंने एक लेख भी लिखा, तुलनात्मक अध्ययन के एक लेख लिखा। उस लेख में जो है दोनों का बिंब विधानों को मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयास किया मैंने, हो सकता है कितना सफल है या असफल है वो उस पर मेरा कोई इच्छा नहीं है। हमारा काम हो गया, अब अगले काम में मैं लग गया हूँ, मेरा काम अब रुकेगा नहीं है। अब अगले काम में काशी पर लिख रहा हूँ, अब उस काशी का और रचनाकार को कैसे पूछना चाहिए मैं आपको 1 मिनट बता के अगले कार्य में मैं बताऊँ। रचनाकार को फील होना चाहिए, फील करें, या कोई भी जो जो अंदर का जो रसास्वादन जो बोलते हैं, आप उसका रस का जब आस्वादन करेंगे आपको अद्भुत आनंद आएगा। मतलब जितने ये साहित्य में जो आनंद आएगा और कलाओं में जो आनंद आता है, कैसे आता है, वो आपका ये टनोलेज होता है और आपका हृदय तक पहुंचता है। हृदय से फिर जो है आपका पंपिंग के नाड़े, आपका पूरा शरीर में रक्त के जरिए, आपको खून के जरिए अंगुलियों तक पहुंच जाता है, तब आपको फील होता है। ऐसा फील होकर आपने कविता लिखा, कहानी लिखा या उपन्यास लिखा, तो फिर आपका वो आनंद पाठकों तक पहुंचे। केवल लिखने का एक व्यवसाय बना के लिखेंगे नहीं, उसका आनंद नहीं आएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मुझे काशी पर लिखने का कोई वैसा कोई इरादा नहीं था। अचानक कुछ ऐसा घर में परिस्थितियां हो गई, उस परिस्थितियों में ईश्वर ने कैसा मदद किया और एक बहुत बड़ा आपदा से हम बाहर निकल के आए। उस आपदा से निकलते समय ईश्वर ने ही मेरे दिमाग में बताया, तुम मुझे कुछ मत दो, तुम्हारा हाथ का जो कला है ये मेरे लिए लिख के दे दो, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तब मुझे लगा कि लिखना है, ऑटोमेटिक लिखना शुरू कर दिया, लिख दिया, 3 लेख 4 लेख लिख दिया। फिर आंध्र प्रदेश का मैगजीन में छप गई, मगर अच्छा नहीं लगा। जो लिखा हूँ मैं मंदिरों पर लिखा हूँ, यहाँ का जो आस्थाओं पर लिखा हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा जो लोग जो सामने दिख नहीं रहा है, उन चीज को मैं खोजूं। यहाँ जो दिखता है वो मंदिर तो दिखता है, विश्वनाथ मंदिर दिखता है, विश्वनाथ धाम भी दिखता है, या केदारनाथ मंदिर दिखता है, सब कुछ दिखता है। दिखने वाला चीज पर नहीं है, और ना दिखने वाला चीजों पर मैं लिखूं, अब लिख रहा हूँ। इसमें काफी अच्छी चीजें हैं। कवायतों का देशभक्ति के बारे में मैंने लिखा, कवायतों का संगीत के बारे में मैंने लिखा हूँ, कवायतों का देशभक्ति के बारे में मैंने लिखा। तो ऐसे ऐसे चीजों को खोज के अब मैं लिख रहा हूँ, कई चीजें हैं उसमें। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत पेशेंटली सुने हैं। और किसी को कुछ कहना हो, कोई पूछना हो तो 1 मिनट से पूछो, तो प्लीज ये ट्रांसलेशन का संबंध में कोई स्टूडेंट पूछे, इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो। नहीं है तो फिर पूछिए,
सर ने इतना अच्छा मौका दिया है क्योंकि सर को दोबारा मैं सुन रहा हूँ सर के साथ बीएवी कॉलेज में बच्चों ने आधा कौन से पूछा था, तो सर से पूछिए कि शोर में क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे प्लीज एक बार बात कीजिए प्लीज आप काशी पर लिख रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि वो ब्रह्मन जब होता है काशी में आकर के गंगा हो जाता है, इसमें क्या नहीं, बेसिकली काशी एक अद्भुत नगरी है। शायद मेरे प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ वही है, यहाँ आके ऊपर हो जाता है, तब हो जाता है, वही है ना। जैसे कोई उग्र मन होता है तो काशी में आके गंगा हो जाता है या गंगा में मिल जाता है, इसकी किसी क्या नहीं, बेसिकली वही तो मैं कह रहा हूँ, काशी जो ऐसा अद्भुत नगरी है, यहाँ हर प्रकार की व्यक्ति को यहाँ अपने पास रखने की क्षमता है इनके पास, चाहे बंगाली हो या आंध्राइट हो, तमिलियन हो, कोई भी हो। तो यहाँ एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस एक अद्भुत चीज है यहाँ, जो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का बगल में जब आप सोनारपुरा जाएंगे, एक आदमी तमिल में बात कर रहा है, दूसरा आदमी तेलुगु में रिप्लाई दे रहा है, दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। और भाषाओं का जो सबने जो रखा है, ये भारतीय भाषाओं का संवाद काशी जैसा नगरी के अलावा किसी नगरी में हो ही नहीं सकता। ये अद्भुत संगम, ये अद्भुत संगम है। यहाँ तो मैंने काशी के ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, मैंने लिखा भी है उनके बारे में, यहाँ का तेलुगु वालों के बारे में लिखा, बंगालियों के बारे में। तो ये ऐसा ऐसा चीजें लोग हैं, ये बंगाली आदमी आके वो कहता है सब तमिल का बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, इनसे एक बार बात कर लो, या उनके बारे में वो लिखता है। तो एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस सभी भाषाओं का, सभी प्रकार के लोगों का, मतलब उद्दंडता हो या आक्रोशित हो या फिर शांत स्वभाव हो, हर आदमी यहाँ आके अपना गंगा तट पर आता है, शाम को आता है, बैठ जाता है, गंगा को देखता है, और आपका सुबह ये बनारस देख के वो शांत हो जाता है और शाम तक जो है वो ठंडे होता है। और इसलिए केदारनाथ सिंह बनारस के बारे में लिखते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इस शहर में जो है ये धीरे धीरे चलते हैं, ये शहर ऐसा ही धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलने से ही ये जो जितने उदाहरण टाइप का लोग है सब शांत हो जाता है। जब रिक्शा में बैठ जाते हैं, जो रिक्शा में बैठ के वो शांत हो जाता है, वह रिक्शा धीरे धीरे चलेगा, वो होएगा लोग। प्लीज सर, थैंक यू। या प्लीज प्लीज सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब अनुवाद किसी भी ग्रंथ का किया जाता है, तो एक अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है, उसकी रचना प्रक्रिया पे क्या असर पड़ता है? सर, जैसे कोई भी रचना अनुदित की जा रही है, तो वो अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? मूल उसमें कौन कौन सी बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कोई भी अनुवाद बेसिक रूप से शुरू कर रहे हैं या हम कोई एक मूल रचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जो एक अनुवादक को ध्यान में रखना चाहिए, मूल कवि का भाव, वो किस भाव से, उनका हृदय को आपको पकड़ना पड़ेगा। और केदारनाथ सिंह को आपने ट्रांसलेट किया या कोई निराला को आपने किया, किसी और को किया, जिसको आप कर रहे हैं, इसीलिए उस कवि के बारे में काफी अध्ययन करने के बाद ही उनका एक किताब उठा के ट्रांसलेट करें। हम लोग जनरली क्या करते हैं, लूज ट्रांसलेशन करते हैं। ये पोएम ले लिया, उस पोएम को हमने ट्रांसलेशन कर लिया, वो तो ट्रांसलेशन होगा सर, जैसे कह रहे जो है ट्रांसक्रिएशन हो नहीं सकता है। ट्रांसक्रिएशन तभी संभव है उस कवि का जितने सृजन है वो सारे सृजन को पढ़ो और उसके ऊपर जितने व्याख्यान आई है, आलोचना आई है, वो आलोचनाओं को पढ़ो और उसका डेप्थ तक समझो, तब आप अनुवाद के बारे में आप बैठ जाइए, आपका अद्भुत अनुवाद आएगा। और भाषा कहीं कोई बीच में आड़े नहीं आएगा। ये भी मैं कह रहा हूँ, जब आप इतना मेहनत करेंगे वो कभी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये बहुत जरूरी है, आपके अंदर एक अपरिचित आदमी, एक जो कवि है, वो आपका अंदर, आपका हृदय में बैठना चाहिए। वो बोलते रहेगा, आप लिखते रहोगे। जैसे वो कहते हैं ना, पलिकेड़े भागवत पलिकिंचे राम भद्रुंगता ने पलिकिन बमहर मागुणता
పలుకుదనే రెండుగా అనే పలుకదనేవా ये पोतना महत्व पोतना करके गंगा पोतना करके तेलुगु में एक महाकवि है। वो भागवतम जो लिखते हैं वो लिखते समय ये कहता है मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये भागवत जो लिख रहा है ये श्री राम जी का जो कहानी मैं लिख रहा हूँ ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो राम श्री राम भगवान वो लिख रहा है, मैं सिर्फ उनका सूत्रधार हूँ, बस उनका मैं एक माध्यम बना हूँ, मैं कोई और कहानी मैं क्यों लिखूं, जब वो खुद ही बोल रहा है अपना कहानी बोल रहा है, मैं वो जैसे जैसे बोल रहा है मैं वैसा वैसे लिख रहा हूं। ऐसा होना चाहिए अनुभव। प्लीज थैंक यू।